ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 10 ऑफ फिजिक्स। आप लोग डे 9 में कॉपी लेकर नहीं आए थे, लेकिन क्योंकि मेंटेन तो करना है ना, तो हेडिंग आज तो दे दो डे 9 और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखकर छोड़ दो और डे 10 में आ जाओ। बुझा गया क्या बोले? उस दिन कॉपी नहीं था तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं था, तो आप डे 9 हेडिंग दीजिए, डे 9 हेडिंग दीजिए और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखकर छोड़ दीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखकर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा डेस्क बेंच थोड़ा सा आगे कर लो, ये आगे तो नहीं होगा, जिसमें बैठे उसको आगे कर लो। हाँ चलिए ना, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ फर्स्ट डे पढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता, सेकंड डे पढ़ाना आसान होता है। जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम तक लाइट जा रहा होता है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम तक लाइट जा रहा होता है, तो वो रिफ्रैक्ट करता है आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस दौरान जो साइनाई बाई साइनार बनता है, साइनाई बाई साइनार बनता है, दैट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम। अब आज देखो, मेरे लिए बोलना भी आसान है, बच्चा तुरंत समझ गया पेयर ऑफ मीडियम का क्या मतलब है। पेयर ऑफ मीडियम का मतलब, अगर तुम ग्लास डायमंड पे किए तो दुनिया के किसी भी कोना में चले जाओ, पाकिस्तान में भी चले जाओ, ग्लास और डायमंड का आंसर हमेशा साइनाई बाई साइनार का वही आएगा। कैसे? इसका और उसका आ रहा था 4/7, संकल्प और शौर्य पंकज का आ रहा था 1/3। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ सेम आएगा। तो फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम इट इज अ कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू। अब कैसे? ये जितना कमाता था और वो जितना कमाता था, उसका रेशियो था इक्वल टू द नंबर ऑफ पौधा, पेड़ पौधा इन हीज मोहल्ला बाय रेशियो ऑफ पेड़ पौधा इन ध्रुव्स मोहल्ला। वो भी कट के 4:5 ही आ रहा था। तो ये तो बस इत्तेफाक से पाया गया ना। तो वैसे ही ये रेशियो इसके बराबर होता है, बट इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू में 2:1 पर वेलोसिटी में velocity of light in the first medium by velocity of light in the second medium. Velocity of first medium मत बोलना, velocity of light in the first medium, velocity of light in the second medium, and that is equal to mu2 by mu1, mu2 by mu1। अब तुम कहीं अखबार में पढ़े ऐसा कि म्यू ऑफ डायमंड है 2.5, तो इसका अर्थ तुम क्या समझे? तुमको वो आगे बोलते हैं सर पागल है। हम बोले आज कोई यहाँ वीडियो देखने वाला नहीं है, तो बोला नहीं है। हम बोले आज कोई वीडियो देखने वाला नहीं है, तो बोला नहीं है। हाँ, तो तुम कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ मिला कि म्यू ऑफ डायमंड इज 2.5, तो इसका तुम क्या अर्थ समझे? म्यू ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर ही समझे ना? पक्का ना? तो चलिए, ऊपर हम रख दिए हैं ग्लास, नीचे रख दिए हैं वाटर, तो साइनाई बाई साइनार आया 3/7। कितना आया? तो ये जो 3/7 आ रहा है, ये कौन-सी बाई कौन-सी आ रहा है बताओ? म्यू 2:1 ना, 2:1 ना, मतलब वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। पक्का? म्यू में तो 2:1 लिखा था ना, और वेलोसिटी में क्या लिखा था? वेलोसिटी में क्या लिखा था? मतलब वेलोसिटी इन ग्लास बाय वेलोसिटी इन वाटर ना। तुम्हारा वेलोसिटी की मेरा वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी इन वाटर, ग्लास बाय वाटर, क्योंकि वेलोसिटी में तो 1 2 ना, 1 ग्लास और 2 मतलब वाटर। एंड इट हैज बीन फाउंड इक्वल टू, तुम्हारा मोहल्ला में कितना कुत्ता है और उसका मोहल्ला में कितना कुत्ता है, नहीं हम लोग डॉग्स का रेशियो भी किए थे। सो दैट इज v1 बाई v2। और म्यू में क्या होता है? वापस से 2:1, म्यू ऑफ 2 मतलब कौन सी? वाटर। म्यू ऑफ 1 मतलब कौन सी? तो मेरे को डाउट है जी, म्यू ऑफ ग्लास दिया है 2.5, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ ग्लास लिख रहे हो तो क्या मतलब कौन सी है? यस चाइल्ड, यस। आई म्यू ऑफ वाटर मान लो लिखा है 1.25, 1.25 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? म्यू ऑफ वाटर का मतलब कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एयर ही होगा। कंफर्म है ना? कुछ नहीं लिखा है तो विथ रेस्पेक्ट टू एयर ही होगा। तो उम्मीद करते हैं अब यहाँ पे तुम अगर विथ रेस्पेक्ट टू नहीं देख रहे हो तो मन में कोई दुविधा नहीं ना आ रहा है। जैसे तुमको हम क्या पढ़ा है? म्यू में 2:1, 2/1, तो 2 विथ रेस्पेक्ट टू कौन सी सर? ये दुविधा है कि नहीं? ये दुविधा अब नहीं है, ये दुविधा नहीं है ना। सो दिस मच वी हैव डन। प्रिंटेड नोट्स में सब लोग हो, स्नेल्स लॉ हो गया।
अब आते कॉज फॉर रिफ्रैक्शन, आखिर लाइट बेंड करता क्यों है? एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता तो यहां से शीशा में गया तो बेंड क्यों किया? तो हिंदी में बोले थे ना, मीडियम के परिवर्तन होने से टकराव होता है तो ऑब्स्टेकल फील करता है, ऑब्स्टेकल फील करने से उसकी रफ्तार बदल जाती है। कैसे हम बोले थे, इस रूम में पानी है तो पानी में हाथ अगर हम 20 टाइम्स हिला रहे हैं, अब इस रूम में चॉकलेट भर दो तो 20 टाइम्स हिला पाएंगे कि 18 या 16 ही बार हिला पाइएगा? 10 बार हिला पाएंगे। तो रफ्तार मेरा क्यों बदल रहा है? मीडियम के बदलने से मेरा रफ्तार बदलता है क्योंकि ऑब्स्टेकल फील करते हैं ना। तो प्रिंटेड नोट्स में सब लोग आओ, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सब लोग आओ पढ़ें। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट while passing from one medium to another medium is the reason for bending. गोल करो is the reason for bending. गोल करो is the reason for bending. is the reason for bending. गोल करो is the reason for bending. एक साथ गोल नहीं हो तो नीचे करो।
फैक्ट। तो अगर W लिखा है तो कोई कंफ्यूजन ही ना कि W क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, कंफर्म ना। तो आइए प्रिंटेड नोट्स में कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज द रीजन फॉर बेंडिंग, इज द रीजन फॉर बेंडिंग को गोल करो। बार बार हिंदी में बोले कि चॉकलेट वाला रूम में हम हाथ अगर 20 बार हिला रहे हैं तो पानी वाला में 10 ही बार हिला पाएंगे, क्योंकि उल्टा उल्टा, चॉकलेट में 10 बार, पानी वाला में 20 बार। आइए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे कहते हैं? हिंदी में आपको बहुत अच्छे से पता है कि ग्लास और वाटर में डेंस कौन होगा जी, और वाटर रेयरर होगा। लेकिन अगर ग्लास और डायमंड का बात करें तो ग्लासवा का औकात दिख जाएगा, ग्लासवा का औकात दिख जाएगा, वो रेयरर, बल्कि ये डेंस हो जाएगा, डेंस। डायमंड है ना, ज्यादा डेंस है ना, डेंस सबसे डेंस होता है डायमंड। तो हिंदी में पहचान कैसे रहे हो? वो मीडियम जिसमें लाइट का रफ्तार कम हो जाए वो डेंसर है, वो मीडियम जिसमें लाइट का रफ्तार बढ़ जाए वो रेयरर है, या वो मीडियम जिससे लाइट जब गुजरे तो टना जाए टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज डेंसर। वो मीडियम जिससे लाइट जब गुजरे तो भाग जाए, कहां से? अरे नॉर्मलवा से चचा, नॉर्मलवा से दूर भाग जाए, दैट इज रेयरर। तो जरा पढ़ रहा हूं, ढूंढिएगा, देखिएगा। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस और द मीडियम हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ म्यू, गोल कर लीजिए, लेसर वैल्यू ऑफ म्यू, ओके, लार्जर वैल्यू ऑफ म्यू। केक अभी भी लगा हुआ है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर और द मीडियम हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ म्यू, गोल कीजिए स्मॉलर वैल्यू ऑफ म्यू को। अब जरा नोट 1 पे ध्यान देना, ऑप्टिकली रेयरर डेंसर डज नॉट मीन ग्रेटर डेंसिटी। स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना। इधर देखिए एक बार, आपको हम 2 दिन हो गया, आज दूसरा दिन है, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। तो तुम्हारे मन में ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, थॉट्स में थॉट्स नहीं आ रहा है तुम्हारा, थॉट्स में मेरा थॉट्स नहीं आ रहा है, मतलब। अच्छा सुनो सुनो, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, आप 4 दिन से सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि अबे जो चीज कड़क है जिससे लाइट को गुजरने में दिक्कत हो डेंसर है। कुछ बच्चा इसको ऐसे समझ रहा है, अबे जिससे लाइट वह गुजरेगा ना टना आ जाएगा नॉर्मल की तरह, वो डेंसर है। सब बच्चा अपने अपने हिसाब से पहचान तो ले रहा है। कोई बच्चा समझ रहा है, अबे जिसमें लाइट वह घुसा ना धीमा चलने लग जाएगा, वो डेंसर है। सब अपने अपने हिसाब से समझ रहा है, समझ सब रहा है। अब सुनो, जो बच्चे जैसा समझ रहे हैं, कोई समझा लाइट वाट टन आ जाएगा, कोई समझा उसमें स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा, कोई मीडियम को समझ रहा है कड़क है, जैसा समझना है समझो, पर तुम्हारे समझ का मतलब ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सुनिए क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब फिजिकल डेंसिटी भी उसका ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, पानी में तेल तैरता है, ये फिजिकल डेंसिटी के कारण है कि तेल की डेंसिटी हल्की होती है, इसलिए वो पानी में तैरता है। ध्यान से सुनना, अभी तुम सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो हम बोल क्या रहे हैं। लेकिन ऑप्टिकली अगर बात करें, कौन सा कली? ऑप्टिकली बात करें तो पानी और तेल में ज्यादा घना, मतलब ऑप्टिकली डेंस कौन है? तेल ऑप्टिकली डेंसर है। तेल में लाइट, थोड़ा सुन लो जी मकड़, पार हुआ तो कंटिन्यू करेगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा? कंटिन्यूअस पाथ किसको मिटा दीजिए। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, अगर हम किसी को बोले कि स्मार्ट है जी लड़का, स्मार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब स्मार्ट है जी लड़का, अच्छा चलो स्मार्ट है जी लड़का, स्मार्ट दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शादी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट होने से शादी नहीं होता है। स्मार्ट के साथ साथ नौकरी होना चाहिए, तब छोकरी मिलेगी। मतलब स्मार्ट होने से फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो सकता है। समझ रहे हो? अब हम उधर बोल रहे थे, तुम हमको मजबूर किए इधर बोलने पे, हम तो उधर बोल रहे थे। लेकिन छोड़ो, सीधा लड़का को नहीं बोल रहे हैं, छोड़ो सीधा लड़का को क्या बोलेंगे, तुम ही को बोल रहे हैं। स्मार्ट होने का मतलब रिलेशन हो सकता है, फंक्शन। उस सहनाई जो भी बजा था ना, शॉपिंग करने गए थे कोलकाता, फंक्शन था ना,
नौकरी भी होना चाहिए। गूगल में कहाँ है? बड़े भैया का कहाँ है? बड़े भैया का नौकरी कहाँ है? बड़े भैया का कंपनियां का नाम बोलो ना। छोड़ो, विंडोज में नौकरी करता है, हटाओ। गूगल में करता है, गूगल में। तो कहना चाह रहे कि स्मार्ट का मतलब, भावना समझो, स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हो ही जाएगी। देखो जी, हंसी मजाक करके पढ़ाते, एग्जाम ये नहीं लिखना, पर आप समझ रहे हैं कि स्मार्ट का मतलब उस सेंस में स्मार्ट नहीं कि नौकरी मिल ही गया। डेंसर एक अलग चीज है और ऑप्टिकली डेंसर अलग चीज है। फिजिकली कोई चीज डेंस है मतलब वो घना है, वो डूब जाएगा पानी में। और फिजिकली कोई चीज रेयरर है, लाइट है। जैसे तेल फिजिकली डेंस है कि हल्का है? तेल हल्का होता है इसलिए पानी में तैरता है, लेकिन ऑप्टिकली वही तेलवा डेंस है। मक्कर तुम लाउडली समझाओ, हम कौन सी पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, प्लीज थोड़ा लाउडली बोलो। एक होता है हल्का भारी वाला बात, फिजिकली डेंसर एंड फिजिकली रेयरर। बोलो। अन्वित को पानी में डालेंगे तो अन्वित तैरेगा, गुड, वेरी गुड। अन्वित को पानी में डालेंगे तो अन्वित फ्लोट कर रहा, तो अन्वित ऐसे फिजिकली क्या हुआ? हल्का हुआ। लेकिन अन्वितवा से लाइटवा गुजरता है ना सर, तो लाइटवा का उसब उसब हो जाता है। क्या? बेंडिंग, बेंड कर जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा ही दिया, थोड़ा सुनो ना रे बाबू। एग्जाम्पल तो अच्छा ही दिया कि अन्वित को पानी में फेंक दे तो अन्वित तैरता रहता है पानी में, मतलब फिजिकली वो हल्का है ना, इसलिए तैरता है। पर अन्वित से जब लाइट गुजरता है ना तो लाइट का उसब उसब हो जाता है। मजाक नहीं, सीरियसली, मजाक में पढ़ाई को पकड़िए ना जी। लाइट अगर वही अन्वित से गुजरता है तो लाइट का उसब उसब हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंडिंग। इज देयर एनीबॉडी जिसको कॉन्फिडेंस है सर हम भी एक बार रिप्लाई देना चाहेंगे अपनी भाषा में? इज देयर एनीबॉडी? संकल्प ट्राई करोगे? एक बार ट्राई करो ना। डेंसर अलग चीज है और ऑप्टिकली डेंसर अलग चीज है। ट्राई करो। श्रेयस तुम ट्राई करो, डेंसर और ऑप्टिकली डेंसर ट्राई करो एक बार। बोलो सर मेरा बॉडी तो जिम वाला है। हम किसी को पर्सनली नहीं टोकते हैं जी, और अगर गेम करते हैं तो दिल नहीं दुखा रहे, बस ऐसे ही। मेरा बॉडी तो सर ऐसे एकदम ऐसे है, सलमान खान टाइप। पर जानते सर अंदर से ना बहुत तकलीफ है हमको, लड़की छोड़ के चल गई है सर। यू आर गेटिंग? नहीं सुन पाया, थोड़ा वेदांत सेनापति तुम बताओ हम क्या बोले। बोलो ऐसे तो बॉडी या पूरा है, बोलो ना रे भाई। पर अंदर से देखिएगा ना सर, बहुत दर्द है, अंदर से बहुत दर्द है सर। इज दैट ओके? सो देयर आर टू थिंग्स, एक होता है डेंसर और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर। तेल हल्का है, सहमत है? तेल तैरेगा, सहमत है? लेकिन ऑप्टिकली वही तेलवा से जब लाइट गुजरता है ना तो लाइट बेंड हो जाता है। मेरे से भी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो ये अन्वित वाला मक्कड़ ने दिया कि अन्वित को पानी में फेंक दीजिए तो अन्वितवा तैरते रहेगा, इतना हल्का है, ढाई पाव भर का है, तैरते रहता है। लेकिन वही अन्वित से जब लाइट गुजरता है तो बेंडिंग होता है। तो आइए जरा नोट में, दैट इज वीवीआई, मार्क कीजिएगा। पहला पॉइंट नोट का पहला, वीवीआई, ऑप्टिकली डेंसर डज नॉट मीन्स ग्रेटर डेंसिटी। सहमत है जी? फॉर एग्जाम्पल केरोसिन इज लाइटर देन वाटर, kerosene is lighter than water and it floats in water, but still it is optically, कौन सा कली? optically denser than water because its mu is greater than that of water। जिसका mu ज्यादा है वही ना भारी ऑप्टिकली होगा, सुन रहे हो जी पटवारी? और जिसका mu कम वो ऑप्टिकली कम है। नोट में आइए सेकंड पॉइंट, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये यहाँ के सभी बच्चों को पता है। तीसरा पॉइंट, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देन इट मूव बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात भी यहाँ के सभी बच्चों को पता है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। ऐसा कौन सी परिस्थिति होगी कि रोशनी यहां से वहां गई, दूसरे मीडियम में गई तो है पर एकदम डेविएट नहीं किया। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये है एक ग्लास स्लैब, शीशे का है, आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है? और ये भी ग्लास स्लैब है, शीशे का है। ज्यादातर अगर हम इस ग्लास स्लैब को प्रिंटेड पेजेस के ऊपर
इस ग्लास स्लैब को प्रिंटेड पेजेस के ऊपर रखे और ऐसे दूर से देखे तो पेपर पे लिखी हुई चीजें ऊपर दिखती है ना, थोड़ी बड़ी भी दिखती है। उसका आंसर मैं बाद में दूंगा, बस आप देखते हैं ना। तो बोलो दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बोलो जी, दैट इज ड्यू टू। लेकिन तुम्हें बड़ी दिख रही थी, पक्का? क्यों? बोलो हवा से रे पार हुआ, शीशा तक पहुंचा, ओकर बाद तो शीशा में ट्रैवल कर रहा है, अब फिर पेपर सॉलिडवा में चल गया, तो मीडियम में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन की वजह से बड़ा दिख रहा है। अब बड़ा ही क्यों दिखता है वो बाद में पढ़ाया जाएगा। हम अभी ये बोलना चाह रहे कि मेरे बाद कौन आया? हवा, फिर कौन चीज आया? शीशा, और फिर शीशा के बाद कागज में गया। अब किसी ने और बड़ा दिखाने के लिए 2 ठो शीशा रख दिया। क्या लगता है सत्य काम ज्यादा बड़ा बड़ा दिखेगा कि कौन ची का ज्यादा बड़ा? वही वाला क्वालिटी का शीशा रख रहे हैं तो कौन ची का बड़ा दिखेगा? ज्यादा? ये तो बहुत तेज लड़का है, छोड़ो। नॉर्मल मोटा मोटी बताओ ना पहले। ठीक है, तुम साइंटिस्ट टाइप बोल रहे हो, सौर्य पंकज का पॉइंट तुम पूरा कर रहे हो। नॉर्मल भाषा में बोलो ना, बोलो ईबी शीशे ना है, क्वालिटी तो सेम है ना है। तो रे ऑफ लाइट इस शीशा में घुस के फर्दर सेकंड शीशा में घुसने के बाद और मोर बेंडिंग होगा कि यू हैव बोथ द शीशास ऑफ द सेम क्वालिटी। अब शीशा हटा के मैंने यहां पे डायमंड रख दिया मान लीजिए। अब बोलिए अल्फाबेट्स उतने ही बड़े दिखेंगे कि पहले से ज्यादा बड़े दिखेंगे या पहले से ज्यादा छोटे दिखेंगे? कुछ अलग होंगे ना। ऐसा क्यों? बोलो माध्यम बदल दिया ना, 2 डिफरेंट मीडियम्स कर दिया आपने क्या कर दिया? लेकिन अगर हम शीशा को ही ऊपर एक और शीशा रख दे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और बड़ा या और छोटा दिखे, तो ऐसा होगा कि मीडियम वा तो सेम है। ठीक है, ये भावना पकड़ने की थी। वैसे सत्यकाम का कहना सही था कि बहुत थिक हो गया ग्लास तो मोर टाइम इट विल ट्रैवल, ज्यादा देर ट्रैवल करेगा तो ज्यादा बेंडिंग भी होगा। सत्यकाम की बात सही है, पर अभी इतना गहराई में हम नहीं पढ़ा रहे हैं। हम अभी ये पढ़ा रहे हैं कि ऐसा कौन सा सर्कमस्टांस है कि रे ऑफ लाइट डज नॉट बेंड। बोलो जब दोनों मीडियम व सेम हो। एंड एक और पॉइंट सुनो, 1 मीडियम ग्लास है, अनदर मीडियम वाटर है। ध्यान से सुनना, तुम टॉर्च ना एकदम परपेंडिकुलर मारना। कैसे मारना? परपेंडिकुलर। तुम देखोगे रे ऑफ लाइट का बेंडिंग हुआ ही नहीं। कितने लोग सहमत है कि हाँ सर, बाल्टी भर कर अंधेरा कमरा में अगर हम टॉर्च एकदम सीधा मारते हैं तो बेंडिंग नहीं होता है? ये तुम करके देख लेना। तो जरा लाउडली मेरे को वैभव जैन बताइए, व्हाट आर द 2 कंडीशंस व्हेन रे ऑफ लाइट इज नॉट बेंडिंग एट ऑल? 1 मिनट। तुम ये बोलना चाह रहे हो क्या? ओके, दोनों मीडियम सेम रहेगा। दोनों मीडियम के सेम होने से क्या होगा बाबू? बोलो दोनों का म्यू सेम होगा। बोलो दोनों का म्यू सेम मतलब दोनों का बेंडिंग एबिलिटी सेम। कोई लड़का का पावर और तुम्हारा पावर सेम है। पावर का मतलब तुम समझे ना, द एबिलिटी टू डू वर्क। दोनों का सेम पावर है तो दोनों 5 बोरा सीमेंट अगर आधा घंटा में चढ़ा देता है 10 तल्ला मकान में, तो ऐसा कैसे है? पावर सेम, कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेम। तो ऐसे ही म्यू सेम मतलब बेंडिंग एबिलिटी सेम। तो पहला ये बोला तुमने। दूसरा क्या बोल रहे हो? अच्छा, परपेंडिकुलर पास करेगा ऑल्दो आई एम चेंजिंग द मीडियम्स। बोला हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप टॉर्च एकदम सीधा मारिए। तो आइए नोट का सेकेंड पॉइंट में, व्हेन लाइट नहीं, कौन सा? अंडर व्हाट कंडीशंस द रे ऑफ लाइट पासेस अनडिविएटेड व्हेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली। आपको 2 बॉक्सेस बने हुए 17 के बगल में। पहला में ये छवि बनाइए, ऊपर ग्लास नीचे वाटर, सीधा पार कीजिए। और दूसरा बॉक्स में ये बनाइएगा और म्यू म्यू लिखिएगा दोनों के बगल में। प्लीज पटवारी सुनो, कम ऑन फास्ट। लाइट अगर बुलेट प्रूफ ग्लास में जा रहा, लाइट तो पार हो ही सकता है, लाइट तो पार हो सकता है। हाँ बेंडिंग भी होगा, मीडियम चेंज हुआ ना, मीडियम चेंज हुआ, बेंडिंग होगा। नहीं तब कैसे होगा? परपेंडिकुलर मारने से नहीं होगा ना। ना पानी से पानी में मतलब तुम हवा में कहीं नहीं हो, पानी से पानी में या ग्लास से ग्लास में एकदम होता है। चश्मा से क्या नहीं होता? चश्मा शीशा एकदम होता है। उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, बेंडिंग हो नहीं पाता है। चलिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? इट इज अ मेजर। एक बात बताओ, हमको बुखार हो गया, कैसे पता चला? टेम्परेचर आपका बॉडी का बहुत राइज हो गया है। तो ये टेम्परेचर क्या चीज दर्शाता है? बोलो, टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस दर्शाता है। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा हो गया तो आपको बुखार है। मतलब टेम्परेचर एक मापदंड है ना, जिससे लगता है कि हाँ, अगर ऐसा वैल्यू आ जाए तो बुखार है, अगर ये वैल्यू आ जाए तो आप नॉर्मल है। तो उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दर्शाता है? कोई को A+ आया और कोई को A आया, किसी को B आया, किसी को C आया, तो ये क्या दर्शा रहा है? बोलो, वो ये बता रहा है कि वो बच्चा, भारत में बात किया जाए, ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, इसको पूरा इज्जत देना है, इसको बोलना है तुम रिक्शा चलाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम बर्तन मांजेगा, तुम पान दुकान खोल लो। ठीक बोल रहे ना? तुम C है। So what is grade? बोलो, हम लोग के देश में तो it is a measure of your talent। हम लोग के देश में it is a measure of your talent कि अगर A+ आ रहा है तो तुम सब तरह से एकदम होनहार है। हाँ, इसका ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट इज परसेंटेज। मिस्टर गुप्ता के लड़के को देखो, 98% आया, तुम सिर्फ 97.6 लाए हो। हम सिर्फ एक AC अफोर्ड कर सकते थे, वो भी तुम्हारे कमरे में लगवाया हमने। वो 2 गर्लफ्रेंड रख के भी वो पढ़ता है। देखो, कुछ सीखो मिस्टर गुप्ता के लड़के से। ओके, तो तुम ये समझ रहे हो, तो बताओ, किसी का म्यू 2.5 है और किसी का म्यू 2 है, तो तुम समझ क्या रहे हो? ये वाला पढ़ाई में अच्छा कि इसका बेंडिंग ताकत एबिलिटी बहुत बढ़िया, और इससे अगर लाइट गुजरेगा तो बेंड होगा पर उतना नहीं होगा। और किसी का म्यू अगर 1.5 है। सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यू? इट इज द बेंडिंग एबिलिटी। नाउ एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। अनजाने वश इस बालक ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऐसा यूनिट, तो हम फट से आंसर दिए ना, परसेंटेज है। हम लोग का देश में तो परसेंटेज है, मिस्टर गुप्ता का लड़का इतना परसेंट, तुम इतना। अब जरा इसका ऐसा यूनिट बताइए क्या होता होगा? बोलो, इसका तो सर साइनाई बाई साइनार है ना। अरे सुनो ना जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, साइनाई बाई साइनार है क्योंकि दोनों सेम ही क्वांटिटीज हैं। सेम क्वांटिटीज का रेशियो निकालने पे म्यू आता है, सेम क्वांटिटीज का रेशियो निकालने पे म्यू आता है, इसलिए ऐसा यूनिट बचेगा ही नहीं। बात को समझना, साइन आई आया, मान लो साइन 30 का आंसर आया 1/2, मान लो, क्योंकि ट्रिगो तो अभी पढ़ाई नहीं है, मान लो 1/2 किलोमीटर पर आवर आया। सर का बकवास कर रहे हैं, साइन आई कब से किलोमीटर पर आवर में आने लगा? हम बोल रहे मान लो, तो भैया साइन आर मान लो √3/2 आया, तो ये भी तो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो बोलो एसआई यूनिट रह पाएगा कि तो कटिए जाएगा? वंस मोर, मान लो साइन आई आया ½ लीटर, कौन सी आया हाफ, तो भैया साइन आर का कुछ दूसरा आंसर है √3/2, लेकिन आएगा तो लीटर में ही, कट गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई चीज का ऐसा यूनिट निकालना है और दोनों सेम क्वांटिटीज के ही रेशियो हैं, तो उस चीज की ऐसा यूनिट हो ही नहीं सकती है, उस चीज की ऐसा यूनिट। लेकिन एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कितना बदला बाय टाइम टेकन को बोलते हैं, तो वेलोसिटी का तो अलग नापने का तरीका होता है, इसका अलग। तो कुछ कटा कि कटवे नहीं किया, इसलिए एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट। लेकिन मान लो टाइम को भी आज से इंटरनेशनली बोला गया कि टाइम को मीटर पर सेकंड में नापेंगे, अब वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में नापेंगे, ऐसे इंटरनेशनली बोला गया। तो बोलो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट नथिंग, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट पर ऐसा है नहीं। अब समझ आया कि हाँ सर अब समझ गए, सेम क्वांटिटीज का रेशियो रहेगा तब तो ऐसा यूनिट ही नहीं बचेगा। तो दुनिया में कभी भी कोई चीज का रेशियो अगर सेम क्वांटिटीज का है तो उसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी। सो मक्का टेल मी व्हाई म्यू हैज गॉट नो ऐसा यूनिट, कम ऑन एक्सप्लेन मी। इट इज अ रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटीज। ध्रुव अग्रवाल आप बताइए, म्यू का कोई रेशियो क्यों नहीं? 2.5 मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर क्यों नहीं हम लोग लिखते हैं? किसका है? लाइक क्वांटिटीज का है। अब बताइए मेरे को, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्यों है ध्रुव अग्रवाल? इसका ऐसा यूनिट अच्छा खासा एक है,
अलग क्वांटिटी, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है ना। ठीक, वैभव जैन 2 प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं आपसे। म्यू का 2.5 किलोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर कुछ नहीं है, ऐसा का है? It is a ratio of like quantities, so we cannot have any ratio SI unit. चुप. It is a ratio of 2, so we cannot have any SI unit. लेकिन एक्सीलरेशन का SI यूनिट है बाबू। 2 अनलाइक क्वांटिटीज है, तो दोनों कैंसिल होके भी कुछ ना कुछ SI यूनिट दे ही देता है। देखिए कैसा छुआ दिल ट्राई किया था। ओ अच्छा, हाँ, ठीक। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? इट इज अ measure of bending of light when it passes from one medium to another. The ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is a constant for a pair of medium. वही डेफिनेशन फिर से बोल रहा है, that is sin I by sin R is constant, that is equal to mu to 1. सेम परिभाषा है ना, बस नया बात क्या था? इट इज अ मेजर को गोल कीजिए। इट इज अ मेजर, क्या चीज का मापदंड है, क्या चीज को दर्शाता है कि बेंडिंग एबिलिटी कितना है। हम लोग का देश में A+ आया तो वो किस बात को दर्शाता है? कि बहुत होनहार है आपका लड़का, बाकी कितना भी कांड कर रहा होगा सब छुप जाएगा अगर A+ लाता है तो। बस मजाक नहीं, सीरियसली ही हम ये बात बोल रहे हैं। तो उसी तरह से म्यू क्या दर्शाता है? अगर इसका म्यू ज्यादा तो इससे गुजरेगा लाइट तो बहुत बेंड करेगा, इससे गुजरेगा तो बेंड करेगा, कम करेगा। अब आइए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर आइए साइड में। म्यू ऑफ डायमंड 2.5 है, म्यू ऑफ ग्लास 2 है, म्यू ऑफ वाटर 1.5 है। तो पटवारी तुम बताओ, म्यू ऑफ डायमंड लिखा है जी, कौन सी के रेस्पेक्ट में? एयर। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कुछ नहीं दिया रहे तो 2 1 द फर्स्ट मीडियम इज एयर, 2 1 द फर्स्ट मीडियम इज, देन म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नो, देन इट हैज गॉट अ स्पेशल नेम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब लोग ध्यान से सुनना, व्हेन, सुनना बस बोले, when out of the two mediums, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, the first medium is air, then refractive index is called absolute refractive index. कब स्टूडेंट ऑफ द स्कूल को हेड बॉय ऑफ द स्कूल कहते हैं? जब स्टूडेंट ऑफ द स्कूल का हाइट अच्छा हो, सारा टीचर से जान पहचान हो, पढ़ने में अच्छा हो और सीनियर जूनियर लोग भी सब जानता हो, देन दैट स्टूडेंट का एक स्पेशल नाम हो जाता है हेड बॉय ऑफ द स्कूल। है तो स्टूडेंट है ना जी, उसका एक क्या मिलते हैं, पहुंच ऊपर है, सारे टीचर्स जानते हैं, हाइट अच्छा है, पढ़ने में भी ठीक है, तो उसे हेड बॉय ऑफ द स्कूल। कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है? व्हेन आउट ऑफ द टू मीडियम, दूसरका की पहला, क्योंकि म्यू 2 1 है ना लिखने का तरीका, क्या है? सो आउट ऑफ द टू मीडियम व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाउडली थोड़ा सत्य काम बोलो, कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं? When out of the two medium the first medium is air. मक्कर तुम बोलो, कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं? When out of the two mediums पहला मीडियम एयर होता है। वत्स अग्रवाल आप बोलिए, कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं? कुछ नहीं, आवाज वही नहीं आ रहा है। कष्ट है कुछ? हेलो, हाँ, कौन से क्लास में पढ़ना है?
कुछ है ऐसा? कल बर्थडे है तो क्या बोल रहे हैं लोग? ठीक है, लाउडली जो बोल सकता है इधर से बोलिए। कौन बोल सकता है लाउडली? सेनापति तुम बोलो। कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं? चुप। फर्स्ट ही मीडियम एयर हो ना, आउट ऑफ द टू मीडियम व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज एयर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए नोट्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ मीडियम वन इज एयर और वैक्यूम। गोल करो मीडियम वन इज एयर और वैक्यूम। सर आप पढ़ाते समय तो वैक्यूम नहीं बोले, तो एक बात सुनो, हम जो बोलते हैं ना भावना समझो भावना समझो, ये फिजिक्स में माना गया है कि रोशनी जिस रफ्तार से हवा में चलती है ना उतना ही रफ्तार से वैक्यूम में भी चलती है। वैसे लॉजिकली स्पीकिंग हवा में थोड़े से उसको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे ना तो थोड़ी धीमी हो ही जाती होगी, पर ऐसे ओवरऑल माना जाता है कि नहीं ना ठीक है चलिए वैक्यूम में भी उसका स्पीड अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हवा में, अभी इस रूम में हवा है ना, तो रोशनी की रफ्तार इतनी होगी ना? हाँ सर होगी। इस रूम का सारा हवा निकाल दो, वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम पंप से फुस ऐसे करके सारा हवा निकाल दो, तो क्या उस ट्यूबलाइट से रोशनी इस टेबल पे थोड़ा ज्यादा रफ्तार से गिरेगी कि यही रफ्तार वैसे गिरेगी? थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स इन बिटवीन नहीं आएंगे। रोशनी निकल कर आई है ना टेबल तक, बीच में तो हवा है ना, उससे टकरा के ना आई टेबल पे गिरी रोशनी। लेकिन अगर हम इस रूम से हवा निकाल दे, वैक्यूम पंप से फुस ऐसे हवा निकाल दे, यहाँ कोई हवा नहीं है, तो क्या रोशनी ट्रैवल नहीं करेगी? कि तब भी ट्रैवल करेगी, टेबल पे तो गिरेगी रोशनी, लेकिन थोड़ी सी रफ्तार बढ़ जाएगी। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इसको टिक मार के वीवीआई लिखो। कौन कौन सा चीज पे निर्भर करता है? इमेजिन करो फिर से, ये शीशा है, शीशे का बेंडिंग एबिलिटी कुछ होगा, और ये डायमंड है, डायमंड से रोशनी गुजरेगा तो इसका बेंडिंग एबिलिटी कुछ होगा। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसपे ये निर्भर करता है इसका म्यू 2.5 है, इसका म्यू 2 है? ऐसा कौन सा फैक्टर हुआ जी कि ये 2.5 ये 2? एक सिंपल सा ना लॉजिकली अगर बच्चों को लेकर समझोगे, ऐसा कौन सा फैक्टर की क्लास में कोई बच्चा 90 ला रहा है, कोई बच्चा 80 ला रहा है, तो कौन सा फैक्टर है? ध्यान देने वाला बोल सकते हो कि हाँ कॉन्सेंट्रेशन पावर, वो क्लास में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है तो समझ जाता है, तो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं है। दूसरा होता है कैचिंग पावर, दोनों ध्यान दे रहा है पर कोई लड़का जल्दी कॉन्सेप्ट को कैच करता है, कोई थोड़ा देरी से करता है। ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन वे ऑफ कैचिंग द थिंग इज अ फैक्टर ऑफ योर रिजल्ट ना। तीसरा बोल सकते हैं 2022 में हाउ मच रिहर्सल टेस्ट यू हैव गिवन। वो पहले का जमाना नहीं कि पढ़ा दिए बच्चा डायरेक्ट एग्जाम दे दिया, पढ़ाने के बाद रिहर्सल लो, 4 बार मॉक लो, तब बच्चा बोर्ड देने लायक होता है। तो एक फैक्टर अब बनते जा रहा है रिहर्सल्स। तो वैसे ही बताइए कौन कौन सा फैक्टर है। पहला, ये शीशा और ये डायमंड में सबसे पहला क्या अंतर है? एक मीडियम ही रेयरर और एक मीडियम ही डेंसर है। जो रेयरर है उससे रोशनी बड़ा तेजी से पार हो जाती है। जब रोशनी तेजी से पार हो जाती है तो मीडियम रोशनी को रोक नहीं पाता है, रोक नहीं पाता, इसलिए उस मीडियम की म्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन डायमंड से जब रोशनी गुजरता है तो रोशनी तेजी से पार हो नहीं पाता है, ऑब्स्टेकल ज्यादा है डायमंड में, ऑब्स्टेकल ज्यादा है डायमंड में, तो रोशनी धीमा धीमा चलता है। और अगर रोशनी धीमा धीमा चलेगा तो कमजोर को सब उसके पथ से हटाने में लगा रहता है। रोशनी तो भैया ऑब्स्टेकल्स के वजह से ना धीमा धीमा चला डायमंड में, ऑब्स्टेकल्स के वजह से धीमा धीमा चला डायमंड में। रोशनी क्यों चला धीमा? ऑब्स्टेकल के वजह से। और अगर कोई धीमा चल रहा है तो उसको तो दुनिया का ये दस्तूर है, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना कि पथ से तो लोग हटा ही देंगे, इसलिए डायमंड में रोशनी को ज्यादा भटका देता है डायमंड। और ग्लास में रोशनी तो खुदे फटफटा के निकल जाता है तेजी से, तो उसे क्या ऑब्स्टेकल्स मिले? नहीं मिले। ऑब्स्टेकल्स नहीं मिले, वो खुद रफ्तार में निकल गया लाइट जब शीशे से गुजर रहा था, तो इसलिए शीशा उतना बेंड नहीं कर पाया, तो शीशे की म्यू कम है। एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, वाटर से वही रोशनी गुजर रही है, तो वाटर में और ज्यादा रफ्तार से पार हुआ रोशनी कंपेयर टू डायमंड, तो और ज्यादा तेजी से पार हुआ, तो क्या वाटर का औकात भी है उसे बेंड करने का? औकात भी नहीं है बेंड करने का। तो वही है व्हाट आर द फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम कैसा है यही एक फैक्टर वे है। मीडियम वैसा है तो ऊसब उसब हो जाएगा, मीडियम वैसा है तो ऊसब उसब कुछ नहीं होगा। कौन सी नहीं होगा बताओ पटवारी? बेंडिंग नहीं होगा। देखो लड़का समझ रहा है।
हाँ, तो लड़का समझता है उसब का मतलब। ही इज सीरियस, ही इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। मीडियम अगर वैसा है तो उसब नहीं होगा। उसब मतलब काची नहीं होगा, लाइट बेंड नहीं करेगा, इसलिए मीडियम रेयरर है। और जिस मीडियम से लाइट का उसब सब हो गया, बेंड कर गया, तो मीडियम डेंसर है। सो व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर सत्यकाम, यू टेल मी, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? अरे फैक्टर तो रेयरर और डेंसर ये ना फैक्टर है। तुमको पूछे फैक्टर तो तुम बोले ना कितने सारे रिहर्सल्स आपने लिया टेस्ट एग्जाम से पहले, वो ना फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? मेरा खुद का कैचिंग पावर ना फैक्टर है सर। तो पहला फैक्टर है नेचर। आइए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। सहमत हैं? दिस मींस v इन रेयरर, v ऑफ रेयरर नहीं है, v इन रेयरर है। ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन v इन डेंसर। v इन रेयरर, वेलोसिटी किसमें बाबू? डेंसर में। डेंसर में रोशनी की रफ्तार, ये सिंबल गलत लिखा हुआ है। अच्छा, ये रेयरर है ना, तब सही है, तब सही है, तब सही है। रेयरर में वेलोसिटी इन, रोशनी वेलोसिटी ज्यादा है रेयरर में। एक मिनट जल्दी से, पहले पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। अरे चुप, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पंखा बंद करो। अरे पंखा बंद करो ना भाई, पंखा बंद करो, सारा फैन ऑफ करो, निकलो निकलो निकलो, पंखा बंद करो। मेरी छवि बुला रही है, छवि बुला रही है। ऐसा डर रहा है कि कॉकरोच है, वही तो। Okay, V in rarer, V in rarer, V in rarer is greater than V in denser. Rarer में रफ्तार ज्यादा है, rarer में रफ्तार ज्यादा है, प्लीज पे अटेंशन। rarer में रफ्तार ज्यादा है मतलब म्यू ऑफ rarer लेस होगा म्यू ऑफ डेंसर मीडियम से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्ड्स कौन कौन सा यूज कर रहा हूं मैं। हमने कौन कौन सा वर्ड यूज किया फिर से देखो प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज। वेलोसिटी इन रेयरर, कुछ मन में ऐसा समझो ना, वेलोसिटी इन वाटर इज लेस देन वेलोसिटी इन डायमंड। उल्टा बोल दिए जी, वेलोसिटी इन वाटर इज ग्रेटर, वेलोसिटी इन वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन डायमंड।
तो वेलोसिटियां इन वाटर ग्रेटर क्यों है? म्यू ऑफ वाटर कम है म्यू ऑफ डायमंड से। प्लीज चुप से थोड़ा कंसंट्रेट करो ना, तब तो समझोगे। यहां देखो, वी इन वाटर, वेलोसिटी इन वाटर, मेरा तुम्हारा किसका? लाइट का। ग्रेटर है वेलोसिटी इन डायमंड से, ग्रेटर है वेलोसिटी इन। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि बेंडिंग एबिलिटी ऑफ रेयर मीडियम। सर इतना लंबा काहे बोलते हैं? बेंडिंग एबिलिटी म्यू बोलिए ना, हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है चचा, आपसे म्यू बोल देंगे। म्यू ऑफ वाटर इज लेस देन म्यू ऑफ डेंसर। जब तक मन में एग्जाम्पल्स विजुअलाइज नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। मन में हमको दिख रहा है कि पानी में रफ्तार ज्यादा है, तो पानी का बेंडिंग एबिलिटी कम है। लेस देन डायमंड में रफ्तार कम है, तो डायमंड का एकदम एग्जाम्पल्स को विजुअलाइज करो। लास्ट एक बार फिर से, म्यू इन केरोसिन ग्रेटर देन म्यू इन वेलोसिटी इन केरोसिन ग्रेटर देन वेलोसिटी इन डायमंड। तो केरोसिन में वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब केरोसिन का बेंडिंग एबिलिटी कम है, ग्रेटर देन वेलोसिटी इन डायमंड। डायमंड में वेलोसिटी कम है, मेरा तुम्हारा किसका? लाइट का। तो डायमंड का बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा है। नाउ द थिंग इज क्लियर। Now what is the second factor? Physical conditions like temperature. Physical conditions like temperature. When temperature increases then the speed of light also increases. पूरा sentence underline कीजिएगा, when temperature increases then the speed of light also increases. मैं बता रहा हूं क्यों। आपके और मेरे बीच में हवा है इस रूम में, उस ट्यूबलाइट और इस टेबल के बीच में भी हवा है। जब ये लाइट ट्रैवल कर कर आ रहा है तो कुछ तो रत्ती भर तो हवा के डस्ट पार्टिकल से टकरा रहा होगा ना। अगर उसके और इसके बीच में हवा नहीं होके पानी होता तो बोलो ज्यादा टकरा के आना पड़ता, ऑब्स्टेकल ज्यादा होता। अच्छा उसके और इसके बीच में डायमंड होता तो बोलो बड़ी ज्यादा टकराता। टकराना तो हमेशा पड़ता है। हम हवा की बात करते हैं, उसके और इसके बीच में हवा है। अगर हवा को हटा दे तो बोलिए रफ्तार बढ़ जाएगी लाइट की। लाइट की रफ्तार बढ़ गई, मतलब उस मीडियम की म्यू घट गई। लाइट की रफ्तार बढ़ गई, किसी मीडियम से पार होता था पहले भी, अभी भी हो रहा है, पर अब ना लाइट की रफ्तार बढ़ गई है उस मीडियम से पार होने में, तो उस मीडियम का म्यू घट गया है। अब इसको थोड़ा ज्योग्राफी से जोड़ते हैं। हॉट एयर राइजेस अप, गर्मी का दिन है तो यहां का हवा यही रहेगा कि राइज अप कर जाएगा। आपको पता है ना, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज में बर्फ बनाने का सेक्शन होता है वो टॉप मोस्ट पे होता है। एसी भी ऊपर ही लगाते हैं हम लोग। कभी घर में एसी आप नीचे लगता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि कोल्ड एयर कम्स डाउन। वहां जो फ्रिज में फ्रीजर है, जहां बर्फ जम रहा है, बर्फ जमाने का सेक्शन हमेशा फ्रिज के ऊपर रहे। इतना साल हो गया, टेक्नोलॉजी इतना मॉडर्न हो गया, लेकिन बर्फ वाला सेक्शन आज भी ऊपर है, क्योंकि कोल्ड एयर कम्स डाउन। तो ठंडा हवा नीचे आएगा तो नीचे की सब्जियां उसी के कूलेंट से ही ठंडी हो जाएगी। फ्रिज को अपना कोई योगदान नहीं देना सब्जी को ठंडा करने में, फ्रिज बस बर्फ बना रहा है, और वो ठंडा एयर अपने आप कम्स डाउन। एसी भी घर का टॉप मोस्ट पोजीशन पे लगता है, क्योंकि कोल्ड एयर कम्स डाउन। एनीवेज हम हॉट एयर पढ़ा रहे थे, सॉरी। हॉट एयर राइजेस अप, हीटर नीचे रखते हैं, रूम हीटर हमेशा नीचे पांव के पास रखते हैं, रूम गर्म हो जाएगा। तो हॉट एयर राइजेस अप, अरे हाँ बोलो भाई। हॉट एयर राइजेस अप, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हॉट एयर राइज हुआ, तो उसके और इसके बीच में माध्यम अब रहा कि कोई नहीं रहा, तो रफ्तार बढ़ गई। तो वही बतवा लिखा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीडवा बढ़ता है। स्पीडवा बढ़ा तो म्यू ऑफ द मीडियम कौन सी हो गया? घट गया। अब बोलो बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना समझाए हम पार कर दे और ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दें, तो कोचिंग और स्कूल में क्या फिर फर्क रह गया? आई नो इट वेल कि ये समझाने वाला टॉपिक था, तो लेंस पहले क्यों पढ़ाया? अरे मिरर के साथ साथे लपेटा जाता है ना, मिरर लेंस एक साथ रटा गया, पर रिफ्रैक्शन अलग चीज है।
चलिए कलर ऑफ लाइट, बहुत ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तब ना दिल से पढ़ा पाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब ग्लास प्रिज्म से रोशनी गुजरती है तो 7 रंगों में टूटती है, 1 2 3 4 5 6 7। तुम पहले भी पढ़े हो, पर उम्मीद हम यही करते हैं कि पढ़ लोगे, यहाँ हंसी मजाक की बातें याद रह जाती है। सबसे नीचे V, फिर I, B, G, Y, O और R। अब एक बात देखो, अपने रास्ते से लाइट सबसे ज्यादा मुड़ गया। कौन सा लाइट सबसे ज्यादा मुड़ गया? चिल्लाना नहीं है, बस सुनते जाओ। और कौन सा लाइट थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा? रेड थोड़ा सा मुड़ा। मतलब बचपन से भी यही मन में बैठा ना कि लाल रोशनी डेंजर रोशनी होती है, लाल रोशनी खतरनाक पहले से ही है, हम लोग उसको कबाड़ नहीं सकते हैं, उखाड़ नहीं सकते हैं, रास्ता से भगा नहीं सकते हैं। अरे भावना समझिए जी, लाल बत्ती पे अच्छा नेता मंत्री संतरी सबको रुकना पड़ जाता है, अच्छा उन लोग नहीं रुकता है। अच्छा ठीक है, भावना समझिए कि लाल बत्ती डेंजर गोला है, तो बताओ लाल को तुम थोड़ा सा मोड़ोगे, थोड़ा सा कि ज्यादा मोड़ोगे? तो सबसे कड़क रोशनी, सब एग्जाम में नहीं लिखना, बस अभी पूछ रहे हैं, सबसे कड़क कौन है? सबसे कड़क लाल है, इसलिए थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा, कितना मुड़ा? थोड़ा सा। लेकिन अपने रास्ते से सबसे ज्यादा मुड़ गया, वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ गया। अब बताओ, जिस रंग 7 गो बच्चा मेरा ट्यूशन में पढ़ता है, बस एग्जांपल समझना, एक गो बच्चा को हम मोड़िए नहीं पाते हैं, मतलब तोड़ मड़ोड़ नहीं कर पाते, उसका एक को आंसर हम गलत नहीं साबित कर पाते हैं। एक गो बच्चा है, उसका हर आंसर को हम तोड़ मरोड़ के उसका आंसर को तोड़ मरोड़ देते हैं। तो बताओ, जिसका आंसर को हम तोड़ मरोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस बच्चे को उसके पथ से हम डेविएट नहीं कर पा रहे, जैसे मान लो कश्मीरी आया, मेरे पास कोई डाउट है क्या, ऐसा लपेटे ना उसको डाउट हुआ, मैं क्यों बेटा कंफ्यूज हो गया, पूछने कौन सी आया था। तो तोड़ मरोड़ अगर हम किसी को किए तो बोलो रेड को ज्यादा मोड़ पाए कि थोड़ा सा मोड़े? मतलब लाल पहले से ही बहुत ताकतवर है, लाल को वही शीशा ज्यादा मोड़ नहीं पाया, मतलब वही ट्यूशन टीचर लाल रंग वाला बच्चा को ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं कर पाया, लेकिन वही शीशा को वायलेट कलर मुड़ गया, बहुत ज्यादा मुड़ा, उसे थोड़ा कम मुड़ा, लेकिन मुड़ा है कौन? इंडिगो। थोड़ा मुड़ा है पर मुड़ा है कौन? ब्लू। थोड़ा कम मुड़ा है कौन? और थोड़ा कम मुड़ा है, एकदम थोड़ा सा मुड़ा है, तो बोलिए सबसे ताकतवर कौन है? यही बातें याद रह जाएंगी। कुछ नहीं समझ आया जी। जो बच्चा मेरे पास डाउट पूछने आता है उसको हम ऐसा लपेट दिया, ऐसा मोड़ दिए, वो लड़का हुआ कंफ्यूज, भाई हम कहाँ पूछने आए थे, किसको मोड़ सकते हैं हम रास्ता से? कश्मीरी को, सौर्य पंकज को और संकल्प को हम सकेंगे मोड़ने जी? हमको इन लोगों का कंसेप्ट पहले से ही बहुत क्लियर है, तो हम इन लोगों को तोड़ मरोड़ कर पाएंगे, इनको पथ से डेविएट कर पाएंगे? तो बताइए, इधर से वैभव पुदार, आप शीशा तो वही है, लेकिन वो शीशा पार्शियलिटी करता है? दूर जी, करता है पार्शियलिटी। लाल रंग को साला सकबे नहीं करता है, साला किसको बोले हम? शीशा को। लाल रंग को साला मोड़िए नहीं पा रहा है, कौन नहीं मोड़ पा रहा है? शीशा। अरे शीशा जी कैसे कर रहे हो? लाल रंग को कौन मोड़ नहीं पा रहा है? शीशा। लेकिन वही शीशा पार्शियलिटी करता है और सबसे कमजोर रंग को सबसे ज्यादा अपने पथ से डेविएट कर दिया। तुम कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझो ना, शीशा तो वही, पर पार्शियलिटी किया, सबसे ज्यादा मोड़ दिया। किसको? वायलेट को। मतलब द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द सेम शीशा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। For red color, the bending ability is the minimum. Understood? And for violet color, the bending ability is the maximum. तो बोलो सीसवा तो वही, मैं मीडियम बदल रहा हूं कि मीडियमवा वही है? हाँ, ये कश्मीरी है और ये सौर्य पंकज नहीं, ये संकल्प है, ये सौर्य पंकज है, फिर सत्य काम है।
यहाँ का सारा जनता है, बाकी जनता, ये बाकी जनता में है, ध्रुव अग्रवाल भी। तो बताइए, अब तक मैं पढ़ा रहा था दो डिफरेंट मीडियम्स, एक मीडियम रेयर, एक मीडियम डेंसर। इसमें रफ्तार ज्यादा है लाइट का, तो इस रफ्तार की म्यू कैसी है? इसमें रफ्तार कम है लाइट का, तो इस मीडियम की म्यू कैसी है? ज्यादा है, मतलब इस मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा है। इस बार हम दो डिफरेंट मीडियम्स की बात करके मीडियमवा वही है, रंगवा बदल बदल के बात कर रहे हैं। इस बार मीडियम ही अलग अलग था, एक डायमंड, एक केरोसिन, एक ग्लास। यू लाइक अंडरस्टूड? सो बोलिए, कलर इज ऑल्सो अ फैक्टर और नॉट सत्यकाम? लाइक योर ओन ग्रास्पिंग पावर इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर योर रिजल्ट, and the number of rehearsals you will give before your board exam, that is also a factor ना, कि बहुत सारे rehearsals हुए हमारे स्कूल में, मॉक टेस्ट, प्री मॉक या ट्यूशन में हुए, so that is a factor or not? हाँ, नहीं, रोशनी हमेशा 7 ही रंगों से बनी है। और कोई कलर बनाना है तो तुम रेड ऑरेंज मिला लो, नया रंग बनेगा उसी से, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसने बात पूछ लिया तो एक बात हम भी बोल ही देते हैं, प्रिंटर, कलर प्रिंटर जो होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना, उसमें 4 को ही रंग डलता है, लिक्विड वाला रंग, लेकिन तुम जैसा प्रिंट मारोगे हर रंग का रंग बिरंगा निकलता है। हल्का बैंगनी टाइप, टूटे कोई बात नहीं, अपने मत टूट जाना भाई। हाँ, तुम बैंगनी रंग का पेंट मारते हो, प्रिंट आउट देते हो, हल्का लाल, हल्का ब्लू, हल्का काला, रेडिश, ऑरेंजिश सब होता है। क्या तुम प्रिंटर में हर कलर का रंग डलवाते हो? कि डलवाते तो वही 4 रंग है, वही मिक्सअप होकर जितने कलर्स देने हैं देंगे, बेसिक कलर्स 4 ही होते हैं। आइए, तो थर्ड फैक्टर, कलर खुद एक फैक्टर हुआ कि नहीं? अब इस कलर शब्द को के लिए एक नया शब्द यूज कर रहे हैं। एक बात बताओ, जिसको कोई मोड़ नहीं पा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि नहीं? लाल बत्ती दूर से भी दिख जाता है, छत पर अगर जाओगे, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट के पास अगर आपका घर है तो दूर से लाल बत्ती दिख जाता है, या पहाड़ी मंदिर पे भी वो लाइट जलता है लाल रंग का, वो दिख जाता है। बस लिसन टू मी, तो लाल रंग तुम ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि लाल रंग दूर से भी विजिबल है। तो यार मेरा यही क्वेश्चन है कि लाल रंग दूर से भी क्यों विजिबल है? तो तुम लिखना, लाल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? लाल की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चे 9वीं कक्षा से नहीं पढ़े वो अपना नोट कर लेना एट द टॉप ऑफ द पेज। लैम्डा से वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अभी बताते हैं मक्कड़, ऐसा तुम दुखी कर देते हो ना, जब लगती है ना मक्कड़ तो दुखती कम है, चुपती ज्यादा है। साउंड नहीं पढ़ाए थे? अच्छा, साउंड डिलीट हो गया था। अच्छा ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी का सिंबल। अब इधर देखो, लाल रोशनी निकला, ये जो दूरी है ना इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा बनता है लाल रोशनी के केस में, ये सबसे, मतलब 1 मिनट में ऐसा ऐसा 25 को बनाता है लाल रोशनी, ऐसा ऐसा क्रेस्ट एंड ट्रफ। जानते हो ना क्रेस्ट, द पीक इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द बॉटम इज कॉल्ड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऐसे ऐसा 25 को बनाया। और वायलेट कलर 25 को नहीं बनाया, 8 को बनाया। तो बोलो 1 मिनट के अंदर ऐसा ऐसा 25 को बनाएगा। ये पहाड़ी मंदिर तुम्हारा घर, तो जल्दी पहुंचा लाल रोशनी, इसलिए इट कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस ऑल्सो। सेकेंड, 1 मिनट में ना टुई 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 20 को बनाया। कितना को बनाया? 20 को। और वायलेट कलर उसी ऊंचाई का बना रहा है, ऊंचाई वही है, लेकिन 20 को सका बनाने, 20 को सका नहीं, उतना ही ऊंचाई का बना रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ, ये कम वेव्स बनाता है कम पर सेकेंड में। वायलेट उलेट, वायलेट ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सब नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलते हैं ना, अरे फ्रीक्वेंसी के बढ़ाओ यार, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, मींस क्या? द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकंड बढ़ाओ। तो रेड रोशनी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी बनाती है। क्या बनाती है सबसे ज्यादा? तो बहुत टुई 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 बनाएगी। तो ये पहाड़ी मंदिर तुम्हारे घर, लाल रोशनी जल्दी पहुंचेगी। आज के बाद कभी भी कोई बोले कि डेंजर सिग्नल्स में लाल बत्ती क्यों रहता है, तो मत बोलना लाल दूर से दिखता है, बोलना लाल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो जल्दी ट्रैवल होता है, जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए दूर से दिखता है।
नेक्स्ट, लाल की वेवलेंथ भी ज्यादा होती है. What is wavelength? The distance between consecutive crest or the distance between consecutive trough. This is called trough. The distance between consecutive crest. Top is crest, bottom is trough. Crest, trough, crest, trough. तो दो कारण जो हम लोग बचपन से बोलते आ रहे थे, अब थोड़ा अच्छा भाषा में बोलेंगे. पहले क्या बोलते थे? लाल बत्ती दूर से ही दिखता है. अब हम लोग बोलेंगे लाल बत्ती की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. वत्स शर्मा सुन रहे हो? लाल बत्ती की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो इट कैन ट्रैवल वेरी क्विकली. इट कैन ट्रैवल वेरी, तो दूर तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए लाल बत्ती ही को डेंजर का रूप में प्रयोग किया गया. अच्छा, लाल बत्ती को डेंजर के रूप में प्रयोग किया गया मतलब जल्दी क्विकली ट्रैवल करेगा, सब तक पहुंचेगा तो सबको दिख जाएगा ना, हाँ लाल है भैया, वहां कुछ खतरा है. लेकिन मान लो ब्लू लाइट रहता, आधा लोग को दिखा ही नहीं. वो बोला हमको क्या मालूम, हमको तो लाइट में नहीं दिखा, बिजली का खंबा था, हम क्या जाने, हम तो जाके पकड़ लिए, हम तो जाके पकड़ लिए उसको. हाँ, तो वही चीज बोल रहे हैं. फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड. एंड व्हाट इज दिस? वेवलेंथ. आ रहे वापस से, तो बोलो शीशा वही है, पर शीशे की बेंडिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा कौन से रंग के लिए है? और शीशे की बेंडिंग एबिलिटी सबसे कम किसके लिए? अब एग्जाम में रंग 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 नहीं लिखना, लैम्डा लिखना. लैम्डा सबसे कम की सबसे ज्यादा है लालवा का. वहां देखो ना, लैम्डा लैम्डा वायलेट, वहां प्रिंट नहीं हुआ है. कलर ऑफ वेवलेंथ में, कलर वेवलेंथ ऑफ लाइट वायलेट बेंड्स मोर देन रेड. दिस मींस मिला, दिस मींस सबको मिला जी. दिस मींस वहां लिखना है, दिस मींस लैम्डा ऑफ वायलेट, वहां लिखना है ऐसे. हाँ, लैम्डा का सिंबल हुआ ना कीबोर्ड में, मेरा लैम्डा नहीं है असल में, इज लेस देन लैम्डा ऑफ रेड मेरे की. अरे हाँ रे चचा, लैम्डा को ही तो वेवलेंथ बोल रहे हैं. कैसे कर रहे हो बताओ तो? नहीं मतलब कैसे कर रहे हो? इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, पर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है. तो अब बताओ, लैम्डा ऑफ वायलेट कम है, लैम्डा वायलेट कम है, इसीलिए वेलोसिटी, कौन सी? वेलोसिटी ऑफ वायलेट भी कम है वेलोसिटी ऑफ रेड के. अब वेलोसिटी वायलेट का कम है तो सीसुआ इसको सबसे ज्यादा म्यू ऑफ मीडियम फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ मीडियम फॉर रेड. एकदम लॉजिकली समझ में आ रहा है. लैम्डा वायलेट का कम है, सभी बच्चों को समझ में आया लैम्डा किसे कहते हैं. अब तुम 10वीं कक्षा में आई, सब हम बोलेंगे एट द टॉप ऑफ द पेज देखो, तो तुमको लिखना कि हाँ भैया ये लैम्डा है, ये लैम्डा है. ये क्या है? फ्रीक्वेंसी. ये भी फ्रीक्वेंसी है, पर ये ढेरे फ्रीक्वेंसी है. 1 मिनट में 20 को बनाया, 1 मिनट में 8 को बनाया, तो ये जल्दी पहुंचा ना जी पहाड़ी मंदिर से तुम्हारे घर तक. ठीक है, अरे उसकी बात कर रहे हैं. अभी तो हम दोनों को एक बराबर रखकर पढ़ा रहे थे ना तुमको, हम दोनों को एक बराबर रखकर पढ़ा रहे थे. पर लैम्डा तो ऐसे लाइट का रेड का ज्यादा ही होता है. पहले थोड़ा सा सोचो समझो, लॉजिक को पकड़ो. हम आपके डाउट से नहीं प्रॉब्लम है हमको, पर तुम लॉजिक को समझो हम क्या बोल रहे हैं. उसका लैम्डा ज्यादा है तो तुरते पहुंच जाएगा ना जी पहाड़ी मंदिर से घर तुम्हारा. सो लैम्डा ऑफ वायलेट तो कम है. जब लैम्डा कम तो रफ्तार कम. यही बात ना बोले लाल बत्तियां काहे पहुंचा? लैम्डा ज्यादा, रफ्तार ज्यादा, पहुंच गया तुम्हारा घर तक पहाड़ी मंदिर से. पर लैम्डा वायलेट का वेलोसिटी लैम्डा कम. अभी ई कौन सी बता रहे हैं? लैम्डा ज्यादा है, इसलिए लाल बत्ती तुरंत तुम्हारा घर पहुंचा. काहे जल्दी घर पहुंचा? लैम्डा ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, तुरंत घर पहुंचा, तुरंत घर पहुंचा. तुमको दिख गया हर जगह से लाल बत्ती, तो तुम बोल पाएगे अच्छा हाँ डेंजर था, हमको दिख गया. अगर ब्लू लाइट लगाते तो उसका लैम्डा कम, देरी से पहुंचता, तुम बोलते ना हाँ हमको क्या मालूम था यहाँ डेंजर है, हाँ हम थोड़े जानते हैं कुछ. तो लैम्डा से ही ना आपको कहीं ना कहीं स्पीड का पता चल रहा है. लैम्डा से ही आपको कहीं ना, लैम्डा और वेलोसिटी एक ही चीज है. अगर किसी का लैम्डा ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी ज्यादा. 1 मिनट, किसी का लैम्डा कम तो वेलोसिटी कम. ये हम इतना बड़के को दिखा रहे, तुमको नहीं दिख रहा है. तो बड़के को तो जल्दी है ना पहुंचेगा, जल्दी पहुंचना है इस वेलोसिटी. यस, ये रेड का है और ये किसी का नहीं है. ये एक वक्त पे 2 रंगों का बनवा रहा हूं मैं. ये उतने देर में ज्यादा को बनाया, कम को बनाया, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है.
इसका फ्रीक्वेंसी कम है। ये एक वक्त पे दो विभिन्न रंग है, कौन सा रंग है हमको नहीं पता, पर दो विभिन्न रंग है। ये वो वाली रंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 20 को बन गया, और ये वाला रंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, 8 को बना। तो कहीं ना कहीं रफ्तार को अब बच्चा लोग जैसा रफ्तार नहीं बोलना, आप थोड़ा बड़ा हो जाओ, लैम्डा बोलना। लैम्डा ज्यादा, ई फोटोवा दिमाग में छापो ना जी। लैम्डा ज्यादा तो रफ्तार क्यों नहीं ज्यादा होगा, जल्दी पहुंचेगा ना, स्पीड ज्यादा। और अगर किसी चीज का स्पीड ज्यादा है तो शीशा का बेंडिंग एबिलिटी उस चीज के लिए, शीशा का बेंडिंग एबिलिटी उस चीज के लिए कम होगा ना। ये तो तुम्हारा इतने दिन का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यही सिखा रहा है ना कि जो चीज की रफ्तार ज्यादा है, शीशे की बेंडिंग एबिलिटी उस चीज के लिए कम है। जो चीज की रफ्तार ज्यादा है वो तो मीडियम में घुसा और सटाक से पार हो जा रहा है, शीशा तो उसको रोक ही नहीं पा रहा है। तुम ठंडे दिमाग से घर जाकर ना नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। जिस चीज की भी रफ्तार ज्यादा है किसी भी मीडियम में, मतलब वो चीज उस मीडियम में घुसते के साथ क्या है, रुक रहा है कि सटासट पार हो जा रहा है। तो जब सटासट पार हो जा रहा है तो उस मीडियम का बेंडिंग एबिलिटी कम होगा ना। हम कितना बढ़िया तो बोले कि हम संकल्प को सकते हैं जी, लेकिन हम कश्मीरी को तो सक जाते हैं ना। तो हम इसको काहे नहीं सकते हैं, ये अपने ही तेज है, रफ्तार इसका बहुत ज्यादा है, वो उस मीडियम से घुसा और सटाक से क्या हो गया, वो पार हो गया। लेकिन जो धीमा गति से है, हेलो, हाँ बोल रहे हैं, बोलिए, क्या चीज का क्लास? नहीं, स्केटिंग नहीं हमारे यहाँ। ओके, तो सीधा सा बात है, अगर कोई चीज से रोशनी घुस रहा है, रोशनी, अगर रोशनी तेजी से पार हो रहा है तो इस ईसवा क्या कर रहा है, बोलो, सकबे नहीं कर रहा है, उसको बेंड नहीं कर पा रहा है। अब इस चीज को यहां से समझो, फोटो दिमाग में बैठा लो, इतना बड़का लैम्डा, तो इतना बड़का जल्दी ना तुम्हारा घर पहुंच जाएगा पहाड़ी मंदिर से, रोशनी दूर से दिख जाएगा, रफ्तार ज्यादा, तो वही तो बोले लैम्डा कम, रफ्तार कम। और जब रफ्तार कम तो ये कॉन्सेप्ट लगाओ, शीशा उसका कुछ नहीं कबाड़ सकता है। लेकिन जिसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, शीशा उसको रोक ही नहीं पाएगा ना, लेकिन जिसकी रफ्तार कम है, शीशा उसको रोक पाएगा। अब हमको चिल्लाने से ज्यादा जरूरी क्या है पता है, एक बार ठंडे दिमाग से घर जाके खुद से बात करके देखो, ये कम, वो ज्यादा। हाँ, अबे इजी था यार, क्लास में फालतू कंफ्यूज आ रहे थे हम। प्लीज ट्राई इट।